जिम्सी स्टूडियो के सभी दर्शकों को मेरा यानी धीरज शर्मा का एक बार फिर से नमस्कार। आज हम अपने स्पेशल पॉडकास्ट में महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी के बारे में और विस्तृत से जानकारी देने के लिए उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों को नहीं पता है या समाज को पता होनी चाहिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए उनके पुत्र क्रांति कुमार कटियार जी हम लोगों के साथ इस समय स्टूडियो में हैं। क्रांति कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत। क्रांति कुमार जी, हमारे कुछ चंद सवालात हैं जो इसका जवाब हम लोग जो है आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। देश के चर्चित लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी हुई थी, उसी केस में गया प्रसाद जी को भी सजा हुई थी। उन्होंने डॉक्टर के रूप में खुद की पहचान किन कारणों से बनानी पड़ी या बनाई, ऐसा इस पर क्यों है? एक्चुअली मैं डॉक्टर गया प्रसाद कटियार ने पहले स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन में। उसमें बड़ा सक्रिय योगदान दिया। इसके बाद चौरी चौरा कांड हो गया तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो कई लोग से नाराज हो गए कि हमारा आंदोलन पीक टाइम पर पहुंच गया था, उसमें आज़ादी हमको मिलने वाली थी, तब तक गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो फिर ये क्रांतिकारी रूप की तरफ है। क्योंकि ये डॉक्टर थे, इन्होंने होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में डॉक्टरी पास कर रखी थी, तो फर्जी नाम से अपना दवाखाना खोलते। तो उस समय जितने भी क्रांतिकारी थे सब युवा थे, स्टूडेंट थे, कुछ कमाता नहीं था, लेकिन ये डॉक्टरी पेशे में था। तो डॉक्टर को कोई भी आराम से अपने यहाँ मकान दे देता। डॉक्टर गया प्रसाद नाम पुलिस को मालूम था क्योंकि इनकी एक्टिविटीज चालू हो चुकी थी। तो ये अपना फर्जी नाम से दवाखाना खोलते थे। तो कई जगह उन्होंने दवाखाना खोला, डॉक्टर रामलाल के नाम से, डॉक्टर रामनाथ के नाम से, कई देश भगत, डॉक्टर BS निगम के नाम से दवाखाना खोला। तो अंग्रेजों को चकमा देने के लिए ये जगह जगह बदल कर, कभी सहारनपुर में, कभी आगरा में, कभी फिरोजपुर में, कभी लाहौर में। जी। तो उनका दवाखाना वास्तु था। क्या होता था, क्रांतिकारियों का अड्डा होता था, जहाँ की बम वगैरह बनाए जाते थे, वहाँ पिस्तौल हथियार रखे जाते, क्रांतिकारी साहित्य रखा जाता था। देश के बारे में कोई योजनाएं बनानी है, उनके बारे में क्रांतिकारियों से चर्चा होती थी। एक हिसाब से क्रांतिकारी पार्टी HSRA का वो सेंट्रल ऑफिस हुआ करता था, जिसका ये उसमें हेड ऑफिस को चलाते थे। जी। अच्छा, ये तो जो बात हुई। अच्छा, उस वक्त जैसा उस समय माहौल था कि क्योंकि उस वक्त जब क्रांतिकारी संगठन में लोग जुड़ते थे, तो जैसे जानकारी उस समय जो है विवाहित लोगों को क्रांतिकारी जो है पार्टी में शामिल होना मुश्किल होता था, वो लोग नहीं करते थे। तो ऐसे में क्या मतलब आपकी माता जी की जो भूमिका रही हो कि उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया आपके पिताजी को और क्रांतिकारी बनने में, उसके बारे में कुछ आप जो है जानकारी दें। हमारे पिताजी जो थे वो जमींदार परिवार के थे, एक संपन्न परिवार के थे। उस समय छोटे पर शादी हो जाया करती थी। ये 10-11 साल की तब इनकी शादी हो गई थी और इसके बाद ये राजनीति में आए, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, फिर ये क्रांतिकारी पार्टी में आया। तो उस समय क्रांतिकारी पार्टी में जो कोई आता था वो देश के लिए उसको मरना होता, चाहे वो फांसी से मरे या पुलिस की गोली से मरे या भूख हड़ताल में शहीद हो जाए, फिर मिलाकर उसको देश के मतलब ये मन में मतलब एक दिमाग बना के जाना होता था। इस वजह से प्रिपेयर होता था कि हमें देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करना है और मर जाना है जी। हमारा देश आज़ाद हो, हमारे देश की जनता खुशहाल हो, चाहे हमारे प्राण चले जाए, हमारा घर परिवार हो जाए। इनकी शादी बचपन हो गई। जब क्रांतिकारी पार्टी में आया तो क्रांतिकारियों से कहा गया कि आप तो शादीशुदा है, आपके पीछे बेबी है, कल को आप दगाबाजी कर सकते हैं। पुलिस ने ज़्यादा टॉर्चर किया तो ऐसे हम भर्ती नहीं करेंगे। तो उनसे कहा पहले पत्नी से इजाज़त लेकर। जब ये पत्नी के पास गए तब उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी के लिए हम भाग ले रहे, क्रांतिकारी बनना है, किसी भी समय मारे जा सकते हैं, तुम समझो आज से तुम विधवा हो गई। पत्नी रोने लगी, बोले आप पति की जीते जी कोई विधवा होता है? आपने तो उनसे साफ वचन दिए थे शादी के बाद पूरा जीवन आपका साथ देंगे, फिर बीच में छोड़ना था। सर कई क्रांतिकारियों किससे सुनाए। इसके बाद कहा कि अपने हाथ से माथे का सिंदूर पोंछो। तो अपने सामने अपने पत्नी के हाथों से माथे का सिंदूर पोंछवाया, तब ये क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हुए। वो अलग बात है कि बाद में कालापानी जेल में गए, जब सजा हो गई उन्होंने कैद की, तो उसने बाद में वो हड़ताल हुई कालापानी जेल में। तब इसने कहा कि पति के जीते जी मतलब पति भूखा है, वो खाना कैसे खा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेनी छोड़ दी और उनका देहांत हो गया।
आपकी माता जी का। माता जी का। जी। लेकिन अगर वो उस वक्त हिम्मत ना दिखाती तो शायद हम लोगों को इतने महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी शायद ना मिल पाते। उनको नमन। अच्छा, ये जो कांति जी, जो आपके पिताजी गया प्रसाद जी रहे, वो भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद के सहयोगियों में भी रहे हैं। जी तो काला पानी की सजा भी उन्होंने भोगी, जैसा कि अभी अभी आपने बताया भी। क्या आपकी अपने पिता से पहली मुलाकात जेल में ही हुई थी, क्या ये सच है? तो ये जब पिताजी कालापानी जेल में गए थे, इसके बाद उनको उम्र कैद की सजा हुई, लगातार 17 वर्ष तक जेलों में रहे। उसमें कालापानी कंटिन्यू। कंटिन्यू बस। हाँ, सहारनपुर बम फैक्ट्री में पकड़े गए, इसके बाद लाहौर में रहे, रावलपिंडी में रहे, मुल्तान में रहे, अंडमान की कालापानी जेल में रहे, सुल्तानपुर जेल में रहे, मद्रास की जेल में, रावलपिंडी, ऐसे लगातार ट्रांसपोर्ट हुई 17 साल तक। जब देश आज़ाद हुआ तब ये छोड़े गए थे। फिर इसके बाद चूंकि क्रांतिकारी थे, देश की आज़ादी के बाद देश का निर्माण जैसा ये चाहते तो वैसा नहीं हुआ था। तो फिर इसके बाद ये लगातार संघर्ष करते रहे। क्रांतिकारी एक जीवन भर क्रांतिकारी रहता है। बिल्कुल। ठीक। तो उसके बाद उन्होंने शादी के परिवार वालों दबाव में, की पत्नी देहांत हो गई। अब आपका एक पार्ट खत्म हो चुका है, देश आज़ाद हो चुका है। फिर इसके बाद लगातार मैं 2 साल जेल में भी रही, एक बार 1.5 साल की जेल में रहे। तो मैं पैदा हुआ था, तो मैंने अपने पिताजी के प्रथम दर्शन जेल के अंदर ही किए थे। तो उस वक्त आपके मन में कैसा भाव रहा? हाँ, तो मैं छोटा था, लेकिन जब से होश संभाला तो मैं तो एक पिता के रूप में देखता कि मुझे पैसे देते, मैं खाते पीते घर में रखते। कि जब थोड़ा बड़ा हो गया, 7th 8th क्लास में आए, तो मैंने जाना पिताजी का एक ग्रुप क्या है, वो एक राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप है जिसने एक सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसा आंदोलन जिसके खिलाफ सूर्य अस्त नहीं होता था। ब्रिटिश की सबसे दुनिया की सबसे खूंखार सरकार थी, और उसके खिलाफ लगातार संघर्ष किया था। तो एक महान व्यक्तित्व के हमें जानने का अवसर मिला। भगत सिंह जी ने जब पार्लियामेंट में जब बम फेंका था, वो भी क्या आपके पिताजी की निगरानी में बना था? और भगत सिंह जी का भेष भी उन्होंने ही, कुछ बताते हैं कि शायद उन्होंने ही उनको बदला था, उनका भेष जो बदला था। तो ये पार्टी के अंदर ये तय होता था, ये पार्टी का केंद्र चलाते थे, हेड ऑफिस चलाते थे। तो इनको हर चीज़ की जानकारी रहती। जहाँ ये हेड ऑफिस चलाते वहीं पर सांडर्स वध की योजना बनी थी। ये हुआ सांडर्स वध को मारा जाए, तो भगत सिंह के केस उसमें बाधक थे। ये सिख थे, सिर पर केश वो थे, पग थी और पगड़ी थी और ये दाढ़ी थी। तो उसके लिए भेष बदलना जरूरी था। तो ये फिरोजपुर के अंदर पिताजी ने फिर इनके सिख के केस सुखदेव के साथ मिलकर और दाढ़ी काट के एक साधारण यूपी जैसा आदमी बना लिया। आप देखते होंगे भगत सिंह की हाइट वाली तस्वीर, उसमें दाढ़ी नहीं है, जी जी और हेड वही लगाता है जिसके सर पर पगड़ी नहीं होती है। जी। तो वो किया था। और जो पार्लियामेंट में भगत सिंह और डीके दत्त ने बम फेंका था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उन बमों का निर्माण भी पिताजी की देख रेख में हुआ था, क्योंकि ये बम बनाने की कला जानते थे और वही केंद्र में बना करते थे। जी। भगत सिंह जी से आपके पिताजी की, गया प्रसाद जी की आखिरी मुलाकात कब हुई, उसके बारे में कुछ मिला? जब ये पिताजी क्रांतिकारी पार्टी में काम करने लगे, तो लाला लाजपत राय को जिसने लाठियों से पीटा था, उस समय का आज के हिसाब से IPS मान लीजिए, DYSP था सांडर्स। उसने दिन दहाड़े इनको लाठियां चलाई थी। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई तो नौजवानों का खून खौल उठा कि जिसका बदला लिया जाए। तो उसको दिन दहाड़े मारा गया और शाम को पोस्टर चिपकाए गए, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया। ब्रिटिश सरकार सावधान। फिर बाद में धरपकड़ हुई, तो गया प्रसाद पकड़े गए, भगत सिंह सुखदेव सब लोग पकड़े गए। तो आपके पिताजी की भी उस समय गिरफ्तारी हुई? हाँ, और क्योंकि मर्डर केस में शामिल थे, पूरी प्लानिंग में शामिल थे, है ना। एयर पिस्टल से निशानेबाजी, साथियों को ठहराना, क्रांतिकारी साइन देना, बम पिस्तौल उपलब्ध कराना। तो उनको उसमें उम्र कैद की सजा मिली थी। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा मिली थी। तो इनको जब फांसी लगने जा रही थी, तो जेलर ने कहा कि हमारे साथी को फांसी लगने जा रही, अंतिम मुलाकात कर लीजिए। तो अंतिम मुलाकात जब ये करने गए हैं, तो स्वाभाविक हमारा साथी अभी नौजवान 22-23 साल का होगा, देश के लिए मरने जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो उसने कहा कि मैं तो अभी फांसी पर चढ़ जाऊँगा, 2 मिनट का काम है, मैं उन सारे तकलीफों से, झंझटों से मुक्ति पा जाऊँगा। तुम्हें अभी जीवित रहना और जीवित रहकर पूरी उम्र कैद की सजा काटनी, इसके बाद बाहर जेल में आना और लगातार तुम्हें संघर्ष करना, तुम्हें तो बहुत कठिनाइयों से करना है। उम्मीद है कि तुम जो आज क्रांतिकारी बने हो और जीवन भर अपने इसी उद्देश्य के लिए चलते रहो, कभी रास्ता नहीं भूलो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैंने ये जो आपके पिताजी के ऊपर ये जो पुस्तक भी छपी है, पब्लिश हुई है, आज़ादी के क्रांति युगक, इसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे भी जानकारी मिली कि जो फिरोजपुर में जिस बिल्डिंग में आपके पिताजी ने
भगत सिंह जी के केश काटे थे जब उनका रूप बदला था अंग्रेजों को चकमा देने के लिए, उस इमारत को पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। जी। उस इमारत के बारे में कुछ अगर आपको जानकारी हो, कुछ आप बताना चाहें तो। पहले क्रांतिकारी पार्टी थी HR, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जब रशिया की क्रांति हुई, लोगों ने जाना समझा तो इसका नाम HSRA किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उसका पहला गुप्त केंद्रीय कार्यालय पिताजी ने, डॉक्टर ज्ञान प्रसाद कटियार ने, डॉक्टर BS निगम के नाम से दवाखाना खोला, नाम बदल के। हाँ, नाम बदल कर, और वहीं पर ये HSRA का पहला गुप्त केंद्रीय कार्यालय था। तो वहीं पर ये शारदा सुबह की योजना बनी है, एयर पिस्टल से निशानेबाजी सीखी गई है कि कैसे मारा जाए। ये उसी इमारत में ही वही भगत सिंह के सिर के केश काटे गए हैं, और ये पूरा सेंटर उसमें चला था। फिर हम लोगों ने कहा वो इमारत किराए पर ली थी, करीब 2 मंजिला इमारत थी, करीब 1500 स्क्वायर फुट के एरिया में। तो उसको फिर हम लोगों ने 5000 स्टूडेंट यूनियन वगैरह से मतलब कई सारे संघर्ष किए। इसके बाद पंजाब सरकार हद में अब उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। अब वो सरकार की बिल्डिंग हो गई, तो एक स्मारक मौजूद है। क्या आजाद भारत में भी आपके पिताजी को या प्रसाद जी को क्या जेल जाना पड़ा? अगर जाना पड़ा तो क्यों, उसकी क्या वजह रही? आज़ादी के बाद चूंकि इनका वो था कि शोषण विहीन समाज, यानी कि जो हमारा देश है उसकी जो भी सुविधा है, भौतिक संपदा है, हमारे नियम कायदे कानून आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। तो इस तरह शोषण विहीन समाज स्थापित नहीं हुआ था। तो ये आज़ादी के बाद भी लगातार संघर्ष करते रहे, है ना। तो ये लेफ्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, है ना, लगातार सरकारों से संघर्ष करते रहे। तो सरकार ने उनको कई बार पकड़ा, कई बार अंडरग्राउंड में, और करीब 2 वर्ष तक स्वतंत्र भारत की जेलों में भी रहे। तो कटियार साहब, क्या 1857 की क्रांति युद्ध में भी आपके परिवार की कोई भूमिका रही है? हाँ सर, ये एक्चुअली में पिताजी को जो प्रेरणा मिली थी, तो पिताजी के ग्रैंडफादर थे चौधरी महादेव कटियार जी। उन्होंने 1857 के आंदोलन में प्रचंड हिस्सा लिया था। उस समय घोड़े वगैरह पर बैठ के चलते थे। उन्होंने अपनी एक आर्मी टाइप की बना रखी थी। फिर इसके बाद संघर्ष हुआ, फिर वहाँ के सिपाहियों से संघर्ष हुआ। एक बार चोट लग गई बहुत गहरी, तो इससे बहुत तबीयत खराब हो गई, शरीर में कमजोरी आ गई, तो थोड़ा सा रुक गए थे और वो बना रहा था। लेकिन उसी की प्रेरणा वही अपने बाबा, अपने पोते ज्ञान प्रसाद को कहानियाँ सुनाते, तो वहीं से इनको प्रेरणा मिली थी। और ये भी बता दें कि परिवार में भी कई दिक्कतें आती हैं। फिर ग्रैंडफादर जब ये राजनीति में आए तो ग्रैंडफादर ने भी निकाल दिया था अपने बेटों ज्ञान प्रसाद को। बड़े जमींदार थे तो अंग्रेज सरकार नाराज रहती थी, तो जिसे जब तक नहीं काम होगा। तो इनकी एक बहन भी थी, तो ज्ञान प्रसाद जी की, हाँ, तो इंदिरावती नाम था। तो वो फरकाबाद के पास उनकी ब्याही थी, सराय प्रयाग में। तो उनके परिवार वाले उनको बड़ा टॉर्चर करते थे कि तुम्हारा भाई बहुत नालायक है, क्रांतिकारी बनता है, सरकार के खिलाफ काम करता, हम लोग जमींदार हैं, तो सरकार हम पर अत्याचार करती है ना। परिवार की तरफ से मतलब वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। उसको बहुत टॉर्चर किया गया कि बहन को भी इसी लाना, जब उसका कोई रोल नहीं था जी। इसके बावजूद फिर वो परेशान हो गए, उसने अफीम खा ली, उस समय आत्महत्या कर ली। मतलब उसको भी देश के लिए मरना, जैसे मैंने कहा ज्ञान प्रसाद की पत्नी के साथ हुआ, उनकी बहन के साथ हुआ जी। पूरे परिवार को उसका जो है, ये क्रांतिकारी केवल ज्ञान प्रसाद है, उनके परिवार का भी, इसमें महिलाओं का भी योगदान है। अगर ये योगदान न होते तो ज्ञान प्रसाद आज नहीं होते। नहीं, सभी को हमारी तरफ से और हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से नमन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कटियार साहब। जिमसी स्टूडियो की तरफ से आपको जो है, आपका परिवार इतना जो है देश के लिए किया है, उसके लिए बहुत बहुत जो है उनको नमन। आपका स्वागत, धन्यवाद।